गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 29 जुलाई 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई आज की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन में। तो आज की आपकी पहली वर्कशीट है गणित की वर्कशीट। तो शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे बीजीय सर्वसमीका के बारे में। अब ये बीजीय सर्वसमीका क्या होती है? तो बहुत बड़ा टर्म लग रहा है। तो बीजीय सर्वसमीका को हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है फॉर्मूला। आपने बीजीय सर्वसमीका नहीं सुना, लेकिन आपने फॉर्मूला मतलब सुना होगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हम किसी गणित का फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं, तो उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यदि मैं तुमसे 10 का स्क्वायर हल करने को कहूँ तो शायद तुम आसानी से बता दोगे। 10 का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, 10 × 10 100। लेकिन 101, 99, 1001 और 501 आदि जैसी गणनाओं का विषय में तुम्हारा क्या विचार है कि अगर बड़े बड़े नंबर दे दिए जाएं तो इनके बारे में हम क्या कहेंगे? तो इनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर तो हमें 3-4 अंकों वाली संख्याओं की गुणा कॉपी में करनी होगी। बट होता क्या है कि हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी इनको गुणा कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज x + y² के बीजीय सर्वसमीका सीखते हैं, जो हमारी गणनाओं को आसान बनाने में सहायक होगा। इसको हल करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, x + y² की जो सर्वसमीका होती है, इसको बहुत सारी किताबों में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी किताबों में x + y की जगह आपको ये a + b का होल स्क्वायर इस अवस्था में भी आपको मिलेगा। तो a + b का जो होल स्क्वायर है उसे कैसे सॉल्व करते हैं? उसे हम सिंपल सॉल्व करते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² + 2ab। नीचे उन्होंने सेम फॉर्मूला x + y² के लिए लगाया हुआ है और सॉल्व करके दिखाया कि फॉर्मूला आता कैसे है। तो देखिए, x + y² का मतलब होता है कि मैं x + y और x + y को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जब मैं इसे आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो आपस में मल्टीप्लाई कैसे करूँगा वो ध्यान से समझिए। इसको आपस में मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है कि इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इस x को इस y से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसे ही पहले इस y को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम कहते हैं कि ये सर्वसमीका को सॉल्व करने का एक पूरा तरीका है। तो देखिए, उन्होंने मल्टीप्लाई करके उनके पास क्या आया। जब उन्होंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके उनके पास एक पूरा आंसर निकला। वो निकला, x को x से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया x × x, x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy। ऐसे ही इस x को इस y को किया जब मल्टीप्लाई, उन्होंने y को x से किया तो yx और y को y से किया तो y × y। जिसे सॉल्व करने पर आपका जो पूरा आंसर आया वो आया x² + xy + xy + y², जिसको ऐड करने पे फॉर्मूला बन गया x² + 2xy + y²। मैं आपको वही बता रहा था, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला हो जाता है आपका a² + b² + 2ab। यह हमारी एक बीजीय सर्वसमीका है जिसमें x और y के अलग अलग मानों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ उदाहरण उन्होंने ले रखे हैं, आप देख लेते हैं। वो कह रहे हैं 101 को सॉल्व करो, तो हम 101 को लिख देते हैं 100 + 1 का स्क्वायर। तो x + y का स्क्वायर था x² + 2 + x + y + y²। जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे 100, जहाँ जहाँ y है वहाँ रख देंगे 1। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर जमा 2 × 100 × 1 × 1 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, जिसको फाइनली सॉल्व करके आपका स्ट्रेट आंसर आया 10201। जानता हूँ मुश्किल है, तो आगे देखते हैं कि आगे उन्होंने कैसे सॉल्व किया है। तो कुछ उदाहरण है आपकी स्क्रीन पे। एक है 502। देखिए उन्होंने 502 को कैसे लिखा। जब उन्होंने 502 को सॉल्व किया तो 502 को लिखा 500
जमा 2 का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला लगा दिया उन्होंने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 500 को ले लिया उन्होंने a और 2 को मान लिया उन्होंने b। फॉर्मूला लगा के आपका जो आंसर आया वो आया 25,204। तो ये आपके हो गए फॉर्मूले से सॉल्व किए हुए 4 उदाहरण। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमें कहे हैं। पहला क्वेश्चन है 201 का स्क्वायर। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व किया? हमने सॉल्व किया आपकी फॉर्मूला लगा के 200 को हमने मान लिया अपना कि 200 हमारा a है, और प्लस 1 जो लिखा था उसको हमने मान लिया b। तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। जहाँ भी a लिखा था वो हो जाएगा 200, और जहाँ भी b लिखा था वो हो जाएगा 1। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला 200 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200। आपका आंसर आ गया 40,401। ऐसे ही 1002 को हमने ब्रेक डाउन किया, 1000 जमा 2, 1000 हो गया आपका a, 2 हो गया आपका b। फॉर्मूला बन गया a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। a हो गया 1000 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और 2ab यानी 2 इंटू 1000 इंटू 2। 1000 का स्क्वायर हो गया आपका 1 के आगे 6 0, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 2 इंटू 1000 इंटू 2 हो जाएगा 4000। आपका फाइनल आंसर आ गया 1,00,40,004। तीसरा हमने सॉल्व किया 102 का स्क्वायर, जिसको हमने लिखा 100 जमा 2। सेम फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर बना 10,404। और आखिरी था x प्लस 2 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें x हो जाएगा आपका a और 2 हो जाएगा आपका b। फॉर्मूला वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2, एक्स का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 2x2 हो जाएगा 4x। तो ये हो गए आपके आज के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब आज की दूसरी वर्कशीट है परमाणु और अणु। साइंस की वर्कशीट है, और साइंस में जो चैप्टर अब आपका स्टार्ट हो रहा है ये है आपका चैप्टर 3। किताब के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा चैप्टर है, परमाणु और अणु रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन का मतलब होता है कि नई चीज़ें कैसे बनती हैं। तो वो क्या कहता है? वो कहता है तत्व ज्ञान, तत्वों के यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। क्या मिश्रणों की तरह इन्हें भी आपस में केवल मिला देने से यौगिक बन सकते हैं? तो जिज्ञासा दीदी, नहीं, यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया करने से होता है। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजकता के नियम कहते हैं। यहाँ हम इन्हीं में से 2 नियमों को समझेंगे। यानी कि जब भी कोई 2 चीज़ें जुड़ती हैं a प्लस बी, इस तरीके से कि वो a प्लस बी मिलके मुझे एक नई चीज़ देगी c, तो इस अभिक्रिया के होते समय कुछ नियम लगते हैं। और आज की क्लास में, आज इस वीडियो में और आज इस वर्कशीट में भी आप उन्हीं नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। 2 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण, सृजन अथवा विनाश संभव नहीं है। यानी कि अगर आपने 2 चीज़ें ली हैं, A जिसका द्रव्यमान है 4 ग्राम और B जिसका द्रव्यमान है 10 ग्राम, तो अगर आप इन दोनों को लेंगे तो जो C बनेगा और जो D बनेगा, उनका वज़न और इसका वज़न सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे तो आप इस तरफ देख भी सकते हैं, 4 ग्राम और 10 ग्राम टोटल करोगे तो कितना आता है? 14 ग्राम।
और यहाँ बना 2.5 ग्राम और 11.5 ग्राम, इनका भी टोटल करोगे तो कितना आएगा? 14 ग्राम। यानी कि जितने अभिकारक थे उतने ही उत्पाद हैं। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिकों में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। मतलब जो पदार्थ हैं उनका जो द्रव्यमान है, उनका जो अनुपात है, वो हमेशा स्थिर रहेगा। इसका क्या मतलब है कि यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वे किसी भी स्थान पे हों या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। एक रासायनिक पदार्थ में उससे बनने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमान के एक निश्चित स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी पदार्थ है तो उसके अंदर जो तत्व होते हैं उनका एक स्थिर अनुपात होता है। जल यौगिक H2O के निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों में स्थिर अनुपात यानी कि 1:8 में ही अभिक्रिया करते हैं। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए केवल 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। समझते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि अगर हमें H2O बनाना है, वाटर बनाना है, तो H2O को बनाने के लिए हमें H और O का एक स्थिर अनुपात चाहिए होता है। ये अनुपात होता है 1:3। यानी कि अगर मैं 1:8, यानी कि अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी? मुझे ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी 8 ग्राम। हाइड्रोजन अगर 1 की जगह 2 ग्राम हो जाएगा तो ऑक्सीजन 8 की जगह 8 दूनी 16 ग्राम हो जाएगा। तो यह अनुपात हमेशा बना रहेगा। आगे उसने लिखा है, वैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 14:3 होता है। तो ये उसने हमें समझाया कि किस तरीके से अलग अलग पदार्थों में जो तत्व होते हैं उनका अलग अलग अनुपात होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला है रासायनिक संयोजकता के 2 नियम लिखिए। आपके सामने लिख दिए रासायनिक संयोजकता के 2 नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। आंसर लिखा है, उनकी स्टेटमेंट भी मैंने लिख दी है। दूसरा है, क्या 2 विभिन्न स्थानों के लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है? समझाइए। तो ऐसा है कि नहीं, पानी पूरी दुनिया में एक ही रचना में होगा क्योंकि ये एक शुद्ध यौगिक है। तीसरा था, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? भैया 8 ग्राम जमा 3 ग्राम तो कितना होता है? 11 ग्राम। तो ऐसे ही 32 ग्राम, 12 ग्राम को अगर 32 ग्राम में जलाओगे तो 12 और 32 कितना बन जाएगा? 44 ग्राम। और मैंने लिख दिया आपके सामने पूरा कि 44 ग्राम जो बना वो 44 ग्राम कैसे बना, उसका भी आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? तो अमोनिया का निर्माण होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है कार्बन और हाइड्रोजन से। तो आपके सामने सभी आंसर हैं, 1 2 3 4। कर लीजिए अपनी कॉपी में नोट डाउन, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की तीसरी वर्कशीट है हिंदी की, और आपकी जो आज की वर्कशीट है वो है वाक ललदयन। यह एक अलग तरीके की काव्य शैली होती है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले परिचय पढ़ लेते हैं कि निम्न प्रस्तुत पद्यांश कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललगद द्वारा रचित वाक से उद्धत है। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अपने वाकों के माध्यम से उन्होंने धर्म पर आधारित भेदभावों से ऊपर उठकर जीवन से जुड़े भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए जोर दिया है। उनकी जो वाक है वो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो ये उन्होंने वाक लिखी है, जिसका मतलब क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ललगद अपने इंतज़ार और प्रयास का वर्णन करते हुए कहती है कि प्रभु से मिलने की आस में जीवन रूपी नाव सांस की डोरी के सहारे आगे बढ़ रही है। प्रभु न जाने मेरी पुकार कब सुनेंगे, मुझे जीवन रूपी इस भवसागर से पार देंगे।
जिस प्रकार मिट्टी के सकोरे में पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में एक एक दिन कम होता जा रहा है। ऐसे में मेरे जीवन की रह रह के हुक यानी कि वेदना उठती है कि कब मेरी आत्मा संसार रूपी वैतरणी को पार करके परमात्मा से मिलन कर पाएगी। और प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगा साकल बद द्वार की। यानी कि अब वो क्या कहती हैं, वो मध्य मार्ग की विशेषता के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि अगर हम सांसारिक भोग में रहेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, साथ ही साथ यदि हम सांसारिक भोगों को त्याग देंगे तो अंदर अभिमान आ जाएगा कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसे में हमें ईश्वर प्राप्ति के इन दोनों मार्गों को ही त्याग देना चाहिए। इसलिए कवित्व हमें बीच का मार्ग अपनाने की सलाह देती है, जिससे हमारे मन में उदारता का भाव उत्पन्न होगा, हमारे अंदर स्वार्थ अहंकार आदि भावों का समापन होगा, तभी हमारे मन में समानता का भाव उत्पन्न होगा और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे मन में भक्ति के द्वार खुलेंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। पहला है कि कवित्री यह क्यों कहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। क्योंकि भक्त इस उम्मीद में ये सब कर रहा है कि कभी तो भगवान उसकी पुकार सुनेंगे और उसे भव सागर से पार लगाएंगे। उनके दिल में भगवान के नज़दीक पहुंचने की इच्छा जो है वो उठ रही है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा है कि अपने पद्यांश में किन दो पंक्तियां आपको सबसे अच्छी लगी। तो मुझे लगी थी कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। यानी कि वे कहती हैं कि यदि हम सांसारिक भोगों में लगे रहेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ में यदि हम सांसारिक भोगों को त्याग देंगे तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा। ऐसे में ईश्वर प्राप्ति के लिए इन दोनों ही मार्गों को त्याग देना चाहिए। तीसरा है कि ललगत बीच के मार्ग को अपनाने की सलाह क्यों देता है। तो बीच का मार्ग अपनाने की सलाह देती है जिससे हमारे मन में उदारता का भाव उत्पन्न हो और हमारे अंदर के स्वार्थ अहंकार आदि भावों का समापन होगा। तो ये थे आपके पहले 3 प्रश्न। उत्तर लिख लीजिए स्क्रीन पर देख के, फिर हम चौथे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न जो है वो है आपका एक पहेली, वर्ग पहेली। तो इस वर्ग पहेली में पहला है 4 पंक्तियों में बंद कश्मीरी शैली का गेय रचना, इसे कहते हैं वाक। रस्सी कच्चे धागे की डोर होती है। कवित्री देव को अपनी क्या सुनाना चाहती है, पुकार सुनाना चाहती है। हुक का क्या अर्थ है, हुक का अर्थ है इच्छा। अब ये चारों जो थे ये लिखने थे आपने इस तरीके से, जो कि बाएं से दाएं की ओर, और 5 से लेके 8 तक आप लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो समानता का भाव यानी कि समभावी जो आ जाएगा यहाँ पर। द्वार का पर्यायवाची क्या होता है, दरवाज़ा, और दरवाज़ा आ जाएगा 6ठे नंबर पर यानी कि यहाँ पर। भोगों को त्यागने पर हम क्या बन सकते हैं, हम बन सकते हैं अहंकारी। अहंकारी आएगा आपका यहाँ पर। और इस वाद्यांश की रचयिता का क्या नाम है, ललदेयद, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों आपकी आज की वर्कशीट भी पूरी हुई। कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।